नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का जो इस साल का पैटर्न है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, पहले जैसे था कि आपको 100 नंबर का पेपर आता था, मतलब 100 मार्क्स का आता था, ठीक है, सब्जेक्टिव होता था। लेकिन अब आपका जो इस साल आपको पैटर्न आएगा वो आएगा, जेके बोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। जेके बोस वालों में आपको पैटर्न जो होगा वो आएगा आपको इस तरह से होगा। उसमें आपको 4 भागों में डिवाइड होगा आपका पेपर। भाग क जो होगा, पहले होगा भाग क में आपको अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें आपको 5 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खंड ख में आपको व्याकरण आएगी, ठीक है, ग्रामर आएगी, जिसमें आपको 2 से लेकर 6 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब भाग क में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा अपठित गद्यांश, भाग ख जो होगा उसमें 2, 3, 4, 5, 6 तक प्रश्न आपको व्याकरण के पूछे जाएंगे, जो आपका 20 नंबर का होगा। खंड ग जो होगा वो आपको पाठ्य पुस्तक से आएगा, जो आपको 7 से लेकर 10 तक के प्रश्न होंगे और आपको 24 नंबर का आएगा, वो 24 मार्क्स का। फिर आपका जो भाग खंड जो है आपका घ होगा, उसमें आपको 11, 12, 13 और 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 11 जो होगा वो निबंध होगा आपको 8 नंबर का, ठीक है, उसमें आपको चॉइस भी होगी। जो प्रश्न 12 होगा उसमें आपको पत्र पूछा जाएगा 6 नंबर का, उसमें भी आपको चॉइस होगी। प्रश्न 13 जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आपको संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपको 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो भाग घ है वो 26 नंबर का होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। खंड जो है वो खंड क जो होगा वो 10 नंबर का होगा। खंड ख जो होगा वो आपकी ग्रामर पोर्शन होगा 20 नंबर का। खंड ग जो होगा वो आपको पाठ्य पुस्तक से आएगा 24 नंबर का। और खंड घ जो होगा वो आपका टोटल 26 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक निबंध पूछा जाएगा, विकल्प उसमें दिए रहेंगे, आपको चॉइस दी रहेगी उसमें। फिर उसके बाद पत्र पूछा जाएगा 6 नंबर का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर से, और एक अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा से रिलेटेड 2 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होगा पैटर्न आएगा। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, एक पेपर है जो कि मैंने खुद सेट किया हुआ है। पैटर्न एक है जो आपको इस साल जो पैटर्न आएगा ये मैंने खुद से सेट किया हुआ है। तो ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा इससे कि किस तरह से आपको पैटर्न आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, खंड क जो है, खंड क में हमने पूछा हुआ है प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये एक गद्यांश दिया होगा, फिर उसके बाद आपको प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर आपने देने हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ गद्यांश। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह अपने पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो बच्चों, अब ये हो गया हमारा गद्यांश। आपने खुद भी इसको ध्यान से पढ़ना है और जो इसके प्रश्न दिए होंगे उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं इसके उत्तर आपको बताती जाऊंगी। पहला इन्होंने क दिया हुआ है। पहला जो है क, क्षय का शाब्दिक अर्थ है। क्षय का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्मान करना, समाप्त करना, उत्थान करना, नम्र बनना। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही इसमें पढ़ा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल जाएगा क्षय का, कि नाश करना। तो नाश करना का दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा? समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा समाप्त करना। ख है, कुसंग का ज्वर किस वर्ग के लिए भयानक है? तो कुसंग का ज्वर किस वर्ग के लिए भयानक है? इसका सही उत्तर होगा युवा वर्ग। ग है, कुसंगति किसका नाश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा जो हमने ये गद्यांश पढ़ा इसके अकॉर्डिंग सद्वृत्ति। घ होगा, अवनति शब्द किस प्रकार की व्याकरण इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। देखो जैसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है अवनति, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, दिए गए गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखें। शीर्षक मतलब टाइटल। तो आपको जो गद्यांश दिया गया है इसके लिए आपने एक टाइटल लिखना है। तो इसका टाइटल जो होगा वो होगा कुसंग का ज्वर आ सकता है इसका, या कुसंग एक भयानक ज्वर। इस तरह से आप इसका टाइटल लिख सकते हो। खंड ख देखते हैं। प्रश्न 2, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। ठीक है, इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों में दिए गए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। आपने विकल्प इसमें जो सही विकल्प होगा वह छांटना है आपने। तो इसमें पहला है क जो है वो दिया हुआ है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो अंडरलाइन किया हुआ है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। तो ये कौन सा पदबंध है ये बताने हैं आपने। ठीक है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, छात्र तक यहाँ पे लिया हुआ है, तो छात्र क्या है, संज्ञा पदबंध है, संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध आएगा। ख है सैनिक का घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। तो ऑप्शन है आपके पास संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पे सैनिक का घोड़ा जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा विशेषण। नेक्स्ट है पानी में मछली रहती है। तो पानी में को अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपने इसमें बताना है कि ये पानी में जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, अधिकरण कारक है या बहुवचन है या एक वचन। तो यहाँ पे में का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये अधिकरण कारक होगा। इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। अगला है रोहन तेज तेज दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचा। अब आपने इसमें बताना है कि ये संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है। तो रोहन तेज तेज दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंचा, तेज तेज दौड़ते हुए। तो अंडरलाइन इसमें किया हुआ है तेज तेज दौड़ते हुए। तो तेज तेज दौड़ते हुए इसमें क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी आपके 4 प्रश्न होंगे और ये भी 1-1 नंबर का होगा। तो क वाला देखते हैं, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ है। तो इसमें आपने बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर और का प्रयोग होता है वह संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। ख जो है, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। तो इसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग हुआ है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इसमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साधारण या सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे और का प्रयोग नहीं हुआ है, पीछे बचा मिश्र वाक्य और इसमें से कोई नहीं। तो ये आएगा, इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला देखिए गव पाठ, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। रचना की दृष्टि से 3 वाक्य के भेद होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 भेद होते हैं। तो हमने इसमें बताना है कौन सा भेद नहीं है। तो सरल वाक्य भी इसका भेद है, मिश्र वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है। तो इसका सही उत्तर होगा समूह वाक्य, जो कि इसका भेद नहीं है। तो सही उत्तर होगा समूह वाक्य। अगला है यह पक्षी सुंदर है परंतु काला भी है। तो यह सरल वाक्य नहीं होगा, यह होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे परंतु का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर परंतु का प्रयोग किया जाता है वह भी संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न 4 का क पाठ है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा संक्षेप। नील गगन में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय। नीला है जो गगन, तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय, क्योंकि इसमें पहला पद, इसमें क्या बताया गया है,
कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो ये होगा इसका सही उत्तर कर्मधारय समास। ग है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? पीताम्बर, विद्याधन, यथाशक्ति, राजकुमार। तो इसका सही उत्तर होगा यथाशक्ति। अगला है, घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? तो घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अलंकार शांडिये। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है आपको क, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपने अलंकार छांटना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की तुलना की हुई है। तो फूल सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ये आपको चॉइस के साथ आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉइस नहीं दी है। ठीक है, इसके साथ आपको एक अलंकार और आएगा, लेकिन इसके साथ अथवा करके आपको वह आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने चॉइस नहीं दी हुई है। नेक्स्ट होगा ख पार्ट, इसका छंद बताइए। तो आपने छंद बताना है इसमें। मधुवन में ऋतु राज समाया, पेड़ों पर गया पल्लव, पेड़ों पर नया पल्लव लाया। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे कौन सा छंद होगा? तो यहाँ पे छंद होगा, इसका सही उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास दोहा, सोठा, चौपाई या कवित। तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई, क्योंकि इस छंद में 16 मात्राएं। ठीक है, इसमें 16 मात्राएं हैं, तो 16 मात्राएं जिसमें होती हैं वह कौन सा छंद होता है? चौपाई। तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न छठा देखिए, 6 प्रश्न जो है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया होगा, वह आपने यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर वह डैश हो गया। वह क्या हो गया? आपके पास ऑप्शन है प्रसन्नचित्त होना, बाग बाग होना, द्वेष में आना या इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर वह बाग बाग हो गया। बाग बाग होना इसमें आएगा, सही ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है बाग बाग होना। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद। तो आपने संधि विच्छेद करना है। आपको ऑप्शन दिया गया है तपोबल, फिर आपका संधि जो है वह है तपोबल। इसके ऑप्शन है तपु प्लस बल, तपो प्लस बल, तपा प्लस बल और तप प्लस बल। तो इसका सही ऑप्शन आएगा नंबर 3, तपा प्लस बल। अगला है उपर्युक्त की आपने इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त जो संधि है इसका आपने संधि विच्छेद करना है। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है अपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, अपरी प्लस उक्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, अगला है वाक्य में आई क्रियाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके पास वाक्य है राधा सेब काट रही है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक। उत्तर आ जाएगा आपके पास क्या है, कौन सी क्रिया है ये? सकर्मक क्रिया। अगला है जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जड़ का क्या विलोम शब्द है? तना, मूल, चेतन, तीव्र। तो इसका उत्तर आ जाएगा चेतन। अगला है निरर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास ऑप्शन है नीर, नेक्स्ट है निर, थर्ड है निर, नी र प्लस हलंत और नेक्स्ट है अथक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 निर, जिसमें न छोटी ई र और हलंत लगा हुआ है। ये इसका सही आंसर है नंबर 3 निर। अगला है आपके पास प्रश्न 7,
खंड ग, ये पाठ्य पुस्तक भाग है आपका। तो इसमें आपको एक काव्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपने उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं ये काव्यांश। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो इसमें भिखारी की जो है दशा के बारे में बताया कि जो एक भिखारी है, ये भिक्षुक से लिया गया है, भिक्षु कविता जो है वह उससे लिया गया है ये काव्यांश। तो इसमें बताया गया है कि भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो हाथ फैलाए हुए हैं, बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ उन्होंने मतलब जो भीख मांगने के लिए फैला रखा है। भूखे रहने के कारण उनसे बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, जिसके कारण उनके होंठ जो है वह सूख गए हैं और वे अपने भाग्य विधाता से कुछ पाने की इच्छा में हाथ फैलाए हुए हैं, और लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और उनकी इतनी दयनीय दशा हो गई है कि सड़क के किनारे खड़े वह क्या कर रहे हैं, अब जूठी पत्तल चाटने को वह मजबूर हो गए हैं। लेकिन उनकी इतनी बुरी दशा है कि उनसे वह जूठी पत्तल को छीनने के लिए वहाँ पे कुत्ते भी खड़े हैं। तो अब इसमें ये है, अब इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं आपको, उसका आपने सही उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है क वाला, उपर्युक्त काव्यांश के रचयिता कौन है? कौन है इनके रचयिता? प्रेमचंद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कबीरदास? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, बच्चे दाहिना हाथ क्यों फैला रहे थे? उत्तर है खाना पाने के लिए, भिक्षु को राह दिखाने के लिए, दया दृष्टि पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दया दृष्टि पाने के लिए। ठीक है। ग है, बच्चे सड़क पर कैसी पत्तल चाट रहे हैं? तो कैसी पत्तल चाट रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास, खाने से भरी, चाट से भरी, जूठी एवं प्रयुक्त हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जूठी एवं प्रयुक्त हुई। अगला है, प्रस्तुत प्रसंग में भिक्षु की दशा कैसी है? कैसी दशा दिखाई गई है भिक्षु की? उत्तर है आपके पास दयनीय, आश्रित, समृद्ध व्यक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका सही उत्तर है दयनीय। नेक्स्ट प्रश्न 8 जो है, यहाँ पे आपने गद्यांश दिया हुआ है, आपको बुक में से ही गद्यांश दिया हुआ है, तो आपने इस गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, 2 की शादियां हो चुकी हैं, एक पढ़ लिख कर शहर के दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। अब वे अब तक संयुक्त परिवार में रहते आ रहे हैं। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से क वाला है, हरिहर काका कितने भाई हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका सही उत्तर है 4। ख है, हरिहर काका का अपने भाइयों में कौन सा नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हरिहर काका का इसका सही उत्तर है दूसरा। हरिहर काका किस प्रकार के परिवार में रहते थे? कैसे परिवार में रहते थे वो? एकल परिवार या संयुक्त परिवार? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, भाई का पर्यायवाची शब्द है। भाई का पर्यायवाची शब्द क्या है? बेटा, अनुज, जनक, पुत्र। तो इसका सही उत्तर है अनुज। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी बुक में से हैं, ठीक है, पुस्तक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसी में से दिए गए हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बन गई? भिक्षु के बच्चे को पेट मलते हुए क्यों दिखाया गया है? मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है? तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं। ये 3 दिए हुए हैं, 3 में से आपने कोई 2 करने हैं। फिर ख पाठ जो है ये भी आपका पाठ्य पुस्तक में से है। एक आपका गद्यांश भाग से लिए गए हैं ऊपर वाले, जो ऊपर पाठ 9 जो है, इसका क जो पाठ है वो आपका जो आपके
ये है कविता जो है काव्य भाग से लिया गया है, और जो आपका ख है ये आपका गद्यांश से लिया गया है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आप, इसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपने 2 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से डाले हुए हैं। पहला, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। ये आपकी बुक में से है, पाठ्य पुस्तक में से ही लिया गया है। दूसरा, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही है। तीसरा, चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं, ये भी आपकी बुक में से है। तो ये 3 प्रश्न हैं, 3 में से आपने 2 ही करने हैं। अगला आपका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है उसमें से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल का विभाजन करते हुए किसी एक काल का परिचय दीजिए। तो बच्चों, आपने हिंदी साहित्य के काल का पहले विभाजन करना है कि इसको 4 कालों में बांटा गया है, फिर उन कालों के नाम लिखने और उनका समय लिखना है, फिर उसमें से किसी एक काल का आपने परिचय देना है, एक काल को आपने एक्सप्लेन करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर उसका नेक्स्ट है, कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बच्चों आपका खंड घ है, खंड घ जो है प्रश्न 11, इसमें आपको निबंध दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपने निबंध लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इसमें से आपने एक ही निबंध लिखना है। ठीक है, चॉइस होगी आपके पास। तो पहले जैसे मैंने दिया हुआ है क वाला, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, शिक्षा और खेल का संबंध, दोनों की आवश्यकता। तो इसके आधार पर आप, इन बिंदुओं के आधार पर आपने निबंध लिखना है। ख है, मित्रता की परिभाषा, सच्चे मित्र की पहचान, मित्रता मार्गदर्शक, आनंद में वृद्धि। तो इन बिंदुओं के आधार पर आपने निबंध लिखना है। ग है, कंप्यूटर युग, संचार क्रांति में सहायक, किस प्रकार से है कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या लाभ हैं और कंप्यूटर की क्या हानियां हैं। तो ये इन बिंदुओं को लेकर आपने निबंध लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें बार बार विद्युत चले जाने की शिकायत की गई हो। तो इसमें आपको चॉइस होगी, आपको जो आती होगी आपने वही लिखनी है। कुछ भी यहाँ पे इस तरह से आपको आएगा। अगला प्रश्न 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 10 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उनके आपने उत्तर देने हैं, जो सही जो होंगे वह आपने उत्तर लिखना है। तो क है, कुल कितने बाण पात्रों की परंपरा आज तक चली आ रही है। उत्तर है आपके पास 4, 7, 8, 10। तो इसका सही उत्तर है 8। ख है, बाण का क्या अर्थ है। उत्तर है नाटक, मनुष्य, हंसाने वाला व्यक्ति, आम लोग। तो इसका सही उत्तर है हंसाने वाला व्यक्ति। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं। आपके पास उत्तर होगा, आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 5, 9। तो इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है, हिंदी जन की बोली कविता के कवि कौन है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं। तो आपके पास ऑप्शन है भक्ति काल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे, कैसा स्वभाव था उनका। अध्ययनशील, लापरवाह, शक्की स्वभाव के, या धार्मिक। तो इसका सही उत्तर होगा अध्ययनशील, कि हमेशा क्या करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। घर पर, छात्रावास में, गांव में, या इनमें से कहीं कोई नहीं। तो वो कहाँ रहते थे लेखक और उनके बड़े भाई, छात्रावास में, हॉस्टल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठाकुरवार के प्रति गांव वालों के मन में क्या थी। अपार श्रद्धा थी, घृणा थी, नफरत थी, प्रेम था।
इसका सही उत्तर होगा अपार श्रद्धा। नेक्स्ट है हरिहर काका डैश प्रवृत्ति के थे। कैसे, कौन सी प्रवृत्ति के थे वो? लालची थे, धार्मिक थे, घमंडी थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? ये तो बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन है 7, 8, 2, 4। तो इसका सही उत्तर है 4। लास्ट प्रश्न है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपने पहले भाववाचक संज्ञा क्या होती है वह लिखनी है और उसके बाद आपने उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जो पैटर्न है ये आपकी बहुत मदद करेगा, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बने रहिए इस चैनल पर। हम जल्द ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सिलेबस अकॉर्डिंग टू जेके बोस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वीडियो जो है अपलोड करेंगे। तो आप देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका।